सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की हम बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स की जो मैंने की थी लास्ट ईयर, मतलब अभी 2025 के एग्ज़ाम्स में, और जो आप लोग को नहीं करनी है, आप लोग को अवॉइड करनी है। चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप बिगनर हो, ये वीडियो आप सभी के लिए है। जो रिपीटर होंगे वो रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने भी ये गलतियाँ की होंगी कहीं ना कहीं, या फिर अगर नहीं किया है तो वेल एंड गुड। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि उस सब्जेक्ट से भागना जो वीक है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, हर एस्पिरेंट ऐसा करता है और इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हर एस्पिरेंट ऐसा करता है, उसका जो सब्जेक्ट वीक होता है, क्योंकि वो वीक है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वो पढ़ने का मन करता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसा गलती नहीं करना है। ये गलती मैंने की थी। मेरे को क्वांट्स अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसको दिन का आधा घंटा दिया करती थी इनिशियली, और ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रीजनिंग करते करते ही मैंने रीजनिंग को ही सारा टाइम दे दिया है और क्वांट्स को टाइम नहीं दिया है। क्वांट्स में मेरा जो इम्प्रूवमेंट है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मैं तो उससे भाग ही रही थी। फिर मैंने उसको टाइम दिया, उसको मतलब ज़्यादा टाइम दिया ऑब्वियसली, क्योंकि अब रीजनिंग उतना अच्छा हो चुका है, बट क्वांट्स अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो हाँ ठीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग पे तो ऐसे नहीं ले जा पाओगे एक ही बार में, लेकिन ये कोशिश करना है कि उसको बैलेंस करके चलना है। अगर वो लग रहा है वीक तो उसको नॉर्मल तक लेके आना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब सारे सब्जेक्ट नॉर्मल होंगे और कोई एक आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होगा। सभी सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट अगर है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो एक नॉर्मल बेस पे लेके आओ सभी सब्जेक्ट्स को। और कोई एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर आपका तो हो ही जाएगा आगे। तो ये पहली गलती थी कि ये गलती नहीं है, मैंने ये नहीं किया था, बट कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या, एज इन अरिथमेटिक में या फिर किसी भी मतलब सब्जेक्ट में कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या। तो देखो, छोड़ने को आप छोड़ सकते हो, जिसका वेटेज कम है वो छोड़ दो, लेकिन मैं क्या रिकमेंड करूँगी ना कि आप बेसिक नॉलेज रखो हर टॉपिक की। अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम है, जो कि ऑब्वियसली है, अभी एग्ज़ाम्स काफ़ी टाइम बाद है, तो आप बेसिक नॉलेज रखो हर टॉपिक की। किस लिए? कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एज इन फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में काफ़ी कम आते हैं, बट जब आते हैं तो बहुत बेसिक से आते हैं। अब आपने उसका बेसिक्स भी नहीं कर रखा है, एग्ज़ाम में आपने बाकी क्वेश्चंस किए, और अब ऐसे दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एक जो टॉपिक आपने किया है लेकिन उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो आपसे बन नहीं रहा है, और एक तरफ है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक्स है, लेकिन क्योंकि आपने बेसिक्स ही नहीं किए हैं, आपने बिल्कुल छुआ ही नहीं है उस टॉपिक को, तो आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने टॉपिक्स छोड़ दिए तो हमारा एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं, निकलेगा, एग्ज़ाम निकलेगा, बट थोड़ा सा वो लक फैक्टर चाहिए होता है, और इतना लक हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए चुपचाप से सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट गलती जो मैंने की थी वो की थी जीए में। जीए मतलब मैं शुरू में ना सही कर रही थी, मैंने फेब 2025 में जीए स्टार्ट किया था, और मैंने कुछ तरह की डेली वीडियोस करना शुरू किया था। एसके का स्मार्ट एसके की पीडीएफ्स लगाना शुरू किया था, और फिर टेस्ट दिया। मेरे को रिटेन भी हो रही थी न्यूज़, क्योंकि मैं डेली कर रही थी, वीकली कर रही थी, रिवीजन कर रही थी, पीडीएफ दे रही थी, टेस्ट दे रही थी, मतलब सब कुछ हो रहा था, रिटेन भी हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर मोहल्ले में ऐश्वर्या आई और मेरे फाइनल के एग्ज़ाम शुरू हो गए। उससे पहले इंटरनल्स वगैरह जो भी झमेला होता है वो सब शुरू हो गया, तो 2 महीने जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ही नहीं हो पाई थी। मैंने कोशिश की थी कि जीए को कर लूँगी, लेकिन वही है कि इतना सारा बैकलॉग था एक साथ करने में। जो चीज़ डेली करने से याद रह पाती है वो एक साथ 1-2 दिन में करने पे कैसे याद रहती। बैकलॉग बढ़ता गया, और जैसे ही फाइनल के एग्ज़ाम्स खत्म हुए फिर बैंक एग्ज़ाम्स के सीजन शुरू हो गए, एक के बाद एक एग्ज़ाम, एक के बाद एक एग्ज़ाम, कभी प्री कभी मेंस, और फिर अब जा कर के फेब में सब शांत हुआ है। तो सब कुछ बहुत बिगड़ सा गया था। तो जीए मैंने क्योंकि डेली किया नहीं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जा कर के 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न, और फिर लक इतना गंदा कि वही ऑप्शन चूज़ कर लेना जो गलत है। तो इस साल मैं कोशिश करूँगी कि जीए मैं डेली ही लेके चलूँगी, और आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि डेली जीए करना, पीडीएफ से रिवाइज़ करना और टेस्ट देना, इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब मैं कर रही थी डेली पीडीएफ्स और डेली जीए वीडियो से, तब मेरे को रिटेन भी हो पा रहा था। लेकिन बाद में फिर क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम आ जाता है और फिर हम वो वन शॉट वीडियोज़ देखते हैं, एक दिन में हम 3-3 4-4 वीडियोज़ देख रहे हैं, कुछ दिमाग में नहीं घुसता है, वहाँ जाकर के सिर्फ कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है ना, वो आता हुआ क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। बहुत से लोगों ने फ़ील किया होगा, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा वो सोचे होंगे कि तुक्का ही तो मारना है, 4 में से 1 ऑप्शन लग जाएगा, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि 4 छोड़ो, 2 ऑप्शन में से भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, और बहुत बुरी किस्मत होती है तो वो 2 में से गलत वाला ऑप्शन ही लग जाता है। सीए की पीडीएफ के लिए मैं स्मार्ट किरा फॉलो करूँगी। स्मार्ट किरा का सीए मॉक ड्रिल प्रो वाला जो फीचर है,
तो CA मॉक ड्रिल और CA मॉक ड्रिल प्रो दोनों में टेस्ट का जो डिफरेंस है वो है, इसमें CA मॉक ड्रिल प्रो वाले में क्या होता है कि जब हम ऑप्शन कोई गलत चूज़ कर लेते हैं तो वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ी थोड़ी देर पे रिपीट होता रहता है अनटिल एंड अनलेस हम उसको करेक्ट मार्क कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमको वो न्यूज़ याद होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए मेरे को इसका प्रो वाला फीचर बहुत अच्छा लगता है। तो PDF मैं यहाँ से फॉलो करूँगी। बाकी इसमें स्पीड ड्रिल का भी ऑप्शन है जो स्पीड के लिए काफ़ी मतलब हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में स्पीड बहुत चाहिए होती है, तो यू कैन परचेज़ इट। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। एक चीज़ और है कि क्या प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चले। तो देखो, मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ तो मेरे हिसाब से जब तक एक बारी बेसिक्स पूरा कंप्लीट ना हो तब तक मेंस पे नहीं स्विच करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ऐसा हम एवरेज बच्चा लेके चलते हैं जिसने अभी तक वांट्स में वो सब टॉपिक, रीजनिंग, ये सब टॉपिक अभी नहीं किए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हुए आते हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर एक एवरेज बच्चा लेके चले तो जब प्रीलिम्स के ही बेसिक्स क्लियर नहीं है और मेंस के क्वेश्चन जो कि कितने मुश्किल होते हैं वो स्टार्ट कर देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा और एक डर बैठता जाएगा, और वो जो डर होता है ना वो बहुत गंदा डर बैठेगा और बाद में उससे रिकवर करना, उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेसिक्स ही अभी नहीं पता है। तो जो मेंस में कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो समझ में नहीं आएंगे और ऐसा लगेगा कि हमसे तो मेंस कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए एक बार प्रीलिम्स का बेसिक्स हो जाए, 70% सिलेबस हो जाए, तो प्रीलिम्स के मॉक देना स्टार्ट कर दो। एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है, नहीं हो रही है, उसको अच्छे से फिर उस टॉपिक को ब्रश अप करो और जब लगे कि आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया है तो मेंस पे स्विच कर दो। उसके बाद आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ लेके चल सकते हो कि प्रीलिम्स के मॉक दे रहे हो और मेंस की क्लासेस कर रहे हो, मेंस के कॉन्सेप्ट कर रहे हो, मेंस के मॉक्स लगा रहे हो, ऐसे करके। तो यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस मेरे हिसाब से ठीक है, बट इनिशियली मुझे लगता है कि एक बारी बेसिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मेन स्टार्ट करना है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस देखो, चाहे क्वांट्स हो चाहे रीजनिंग हो, प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है, प्रैक्टिस आपको भर भर के करनी है। अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ तो एक टॉपिक खत्म होने के बाद आपने उसके 50-60 क्वेश्चन लगा लिए। रीजनिंग की बात करूँ तो जो भी पजल के टॉपिक्स है या फिर जो भी टाइप्स है, वैसे तो मैं मिक्स क्वेश्चन किया करती थी, बट आप अगर टॉपिक वाइज कर रहे हो अभी इनिशियल स्टेज पे हो तो टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन है वो लगाओ, मतलब भर भर के क्वेश्चन लगाओ इनिशियल डेज में। तो मैंने क्वांट्स में, मेरे क्योंकि मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत टाइम नहीं दिया था, बट बाद में जब मैंने इसको, जो भी अभी मेरी क्वांट्स जितनी भी है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से है, क्योंकि मैंने बाद में उसमें काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। तो प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। आप में से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कैसे करें नहीं करें। मेरे को काफ़ी सारे DMs आते हैं, मैं सबको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी से ही मार्क्स पड़ेंगे। हम सोचते हैं कि कोई ऐसा मंत्र हो कि हमने वो मंत्र पढ़ा और मार्क्स एकदम से इंक्रीज़ हो गए, बट बाद में घूम फिर के वही आएगी कि आपने प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस आपने करनी है। इतना करोगे ना तो अपने आप ही इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी स्कोर में। अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए मौका। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था। जो भी टॉपिक्स हो गए जैसे कि पैराजम्बल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वर्ड रीअरेंजमेंट हो गया, इन सब का मैंने क्या किया था, क्लासेस किया था। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ मॉक्स दिया है, और हाँ बस मॉक्स दिया है। बाकी इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसमें ऐसा आपको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये है कि हाँ, रीडिंग आप करते रहना, भले ही आप कुछ भी पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ना है, आपको कुछ भी पढ़ना है, बस पढ़ते रहो। जैसे कि मेरे को नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ। तो आपको भी जो जिस चीज़ में लगे कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है आप वो चीज़ें पढ़ो। तो रीडिंग करोगे ना आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना वो लैंग्वेज में, आपको रूल्स नहीं भी याद है ना कि इसमें ये होता है वो होता है, बट क्योंकि आपने रीडिंग कर रखी है, आपको पता है कि एक वो इंस्टिंक्ट आती है ना कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे होगा, तो वो रीडिंग से ही आती है। आपको वो पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है, अगर आप में से किसी को भी मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही है तो रीडिंग स्टार्ट कर दो, एडिटोरियल वगैरह पढ़ना शुरू कर दो, और जो भी क्लासेस है एक बारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर प्रैक्टिस करते रहो मॉक से। तो नेक्स्ट जो गलती है वो है स्ट्रैटेजी के पीछे भागना। आपको स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या करोगे स्ट्रैटेजी लगा के? सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है ना। आप सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक्स लगाना शुरू करो, मॉक्स में स्ट्रैटेजी लगाओ कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मैं बताती हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा रीजनिंग अच्छा था, मतलब जब मैं क्वेश्चन बनाया करती थी तो मेरे से पजल्स बन जाते थे। लेकिन जब मैंने मॉक देना शुरू किया ना तो मेरा स्कोर 4-5, लिटरली 3.5 नंबर, 4.5 नंबर आता था, और मॉक के बाद वो सारे पजल्स बन जाते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं मॉक्स में नहीं बना पा रही हूँ पर बाद में बन जा रहा है, तो गलती हो कहाँ रही है, और मैंने इतनी सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है, तो अब मैं क्या करूँ इससे ज़्यादा जो मेरे मार्क्स बढ़ जाए। फिर मैंने क्या किया कि स्ट्रैटेजी, ऐसे मतलब स्ट्रैटेजी या जो भी बोलो, तरीका जो भी है मैंने चेंज किया। मैं जब मॉक्स दिया करती थी तो मैं सोचती थी कि मेरे को सब कुछ ही अटेम्प्ट करना है,
मेरे से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, 20 मिनट है, ये वो टाइम प्रेशर फलाना फलाना बहुत कुछ लेके चलती। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ऐसे करने से तो मेरे को 10 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, कि मेरे को 35 में से 35 स्कोर करना है, उसके चक्कर में मेरा स्कोर 4-5 जा रहा है और मेरे को 10 नंबर भी नहीं आ पा रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने टारगेट सेट किया कि अभी 2 दिन तक मैं जो भी मॉक दूंगी रीजनिंग का, उसमें मेरे को सिर्फ 2 पजल बनानी है और जो मिसलिनियस है वो करना है, इतना टारगेट रखना है। तो मैं जाती थी, मिसलिनियस करती थी, फिर मैं पजल बनाती थी, जो मेरे को पजल ईजी लगता था वो बनाया। मेरा वो वाला टारगेट पूरा हो गया तो फिर मैंने उसको इंक्रीज़ किया कि अब मेरे को 3 पजल बनाना है। ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके टारगेट बढ़ाया और फिर जो है मेरा स्कोर जो है नॉर्मल हो गया। बट जब वो 3.5-4 नंबर आता था तो दिमाग ख़राब हो जाता था। और मुझे पता है कि आप लोग भी ऐसा ही फील कर रहे होगे, नॉट दिस 3.5 नंबर 4 नंबर, बट जो भी जहाँ भी मार्क्स स्टक हुआ है तो ऐसे ही फील होता होगा कि इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतना बन भी रहा है क्वेश्चन मॉक के बाद, लेकिन मॉक में क्यों नहीं बन रहा है। वो मॉक के टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम प्रेशर होता है, क्वेश्चन फंस जाता है तो और अलग से टेंशन होने लगता है कि क्वेश्चन फंस गया है, ये टाइम वेस्ट हो गया है, अभी बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं। वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा। टारगेट लेके चलो कि लेट्स से 4 से 5 इस वाले में पजल है, तो इसमें से जो 3 पजल है ईजी वाले सिर्फ वही करने हैं, जो 2 मुश्किल वाले वो करने ही नहीं है। ये मान के चलो कि वो है ही नहीं उस मॉक में। जब एक बारी को वो ईजी वाले सब बनने लग जाए एक बार में, फिर टफ वाले पे जाओ। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। और देखो, दूसरों की स्ट्रैटेजी देख के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या वर्क करेगा। स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है वैसे। तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना। बस ये देखना है कि आपने जो गलती की है उसको आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे कि मैंने जीए में गलती की कि डेली जो मेरी वीडियोस और पीडीएफ है वो सब रह गया, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन आईआरबी पीओ में मेरा जो सिलेक्शन नहीं, आई मीन मेंस में जो मेरा रिजल्ट है वो जीए की वजह से रुक गया। मेरा जो स्कोर है वो कट ऑफ से 9-10 नंबर ऊपर था, बट क्योंकि मेरा जीए का सेक्शन क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को इंटरव्यू का चांस नहीं मिला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जीए को टाइम नहीं दिया होगा। जीए को टाइम दिया था, बट जिस तरीके से टाइम देना था वो नहीं दिया, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाया। एनीवेज, तो मैं वही कहती थी कि गलतियों से सीखो और उसको रिपीट नहीं करना है। अब जैसे उसके बाद एक आइडियोलॉजी है कि जो कि बहुत ही यूजलेस है, मैं बताऊंगी। मैं भी इसमें फंसी हूँ और इस बार आपको नहीं फंसना है, मतलब मुझे भी नहीं फंसना है, आपको भी नहीं फंसना है। देखो, कहते हैं कि अगर आपने टफ क्वेश्चंस बना लिए हैं तो ईजी तो अपने आप बन ही जाएंगे। बनेंगे, लेकिन जिस स्पीड में बनने चाहिए उस स्पीड में नहीं बनेंगे और बहुत सिचुएशन अलग होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको टफ़ क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको जो टफ़ मॉक्स है वो नहीं लगाने हैं, आपको वो लगाने हैं, आपको वो करने हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो एग्ज़ाम रेलिवेंट मॉक्स है, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, जो ईजी क्वेश्चंस है वो भी आप लगा रहे हैं। हुआ क्या कि आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पे, जो कि मेरा पहला मेंस एग्ज़ाम था, मैं बहुत टफ़ मॉक्स लगाई थी, क्योंकि मैंने ये सोचा कि टफ़ मॉक लगा लूँगी तो वहाँ एग्ज़ाम में तो ईजी आएगा, तो वो तो बन ही जाएगा। लेकिन इतने मार्क्स लगाने के बाद जब मैंने देखा कि मेरे से डीआई बन नहीं रही है, तो मेरे बैक ऑफ माइंड ये चलने लग गया कि मेरे से डीआई एग्ज़ाम में भी नहीं बनेगा। एग्ज़ाम में जब आया तो मैंने डीआई लिटरली, यू वोंट बिलीव कि मैंने ये तक नहीं देखा है कि वो डीआई किस चीज़ पे है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। मैंने डीआई लिटरली स्किप किया। जैसे ही पता चला कि ये डीआई का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन स्किप। और बाद में मेरे को पता चलता है कि वो डीआई बहुत ईजी थी। एग्ज़ाम का लेवल और मॉक का लेवल बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि टफ़ है तो वहाँ एग्ज़ाम में ईजी होगा तो बन ही जाएगा। एक ये भी होता है कि माइंडसेट बन जाता है पहले ही। दूसरा ये कि जब हम टफ़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है वो अलग तरीके से प्रोसेस करता है। हम थोड़ा टाइम लेके भी कर लेते हैं। लेकिन जब बात ईजी क्वेश्चंस की आती है तो हमको बहुत स्पीड में करना होता है। और क्योंकि बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस लगाए हैं, तो ईजी क्वेश्चंस करते टाइम पे भी ना हम अल्ट्रा लेवल का दिमाग लगाने लग जाते हैं कि नहीं, इसको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जो ईजी वे में हो सकता है उसको और बहुत ज़्यादा स्टेप्स हम लेके करेंगे। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट और टफ क्वेश्चंस दोनों को लेके चलना है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये भी नहीं है कि सिर्फ इजी क्वेश्चंस ही लगा रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस टफ आ गए तो फिर क्या करोगे। तो सब चीज़ से टैकल करना है, तो सबको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने की और जो इस साल मैं नहीं रिपीट करूँगी। और आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप में से किसी ने इसमें से कोई गलती की है तो इस साल रिपीट मत करना। आई नो कि हम सोचते हैं कि हम ये गलती रिपीट नहीं करेंगे, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम वो गलती रिपीट कर देते हैं। बट क्योंकि मैंने इस वीडियो में एड्रेस भी कर दिया है तो शायद आपको ध्यान रहे कि ये गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। और कोई अगर न्यू कमर है, कोई बिगनर है, तो अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने में कोई जल्दबाजी मत करना, बाद में वरना बहुत दिक्कत होगी। आराम से सिलेबस करो, प्रैक्टिस करो। ये मत सोचना कि ये वाला एग्ज़ाम आ रहा है, जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो उसके बाद वाला एग्ज़ाम आएगा उस तक में भी फिर आपको वही दिक्कत होगी।
भले ही अभी जो रिसेंट वाला एग्ज़ाम है उसमें आप अपना 100% ना दे पाओ, मतलब दे के तो 100% आओगे, बट सिलेबस अगर आपका 100% नहीं हो रखा है, कोई बात नहीं, बाद वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो इसीलिए आराम से जाना, अभी काफ़ी टाइम है और बहुत अच्छा क्रूशियल टाइम है ये, आपको अपना ये जो टाइम है ना उसको इन्वेस्ट करना है। तो अच्छे से सिलेबस विलेबस कंप्लीट कर लो, बाकी जो डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। सो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी अगर मेरे को ध्यान आएगा कोई मिस्टेक जो मैं भूल गई हूँ वीडियो में बताना, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।